सर मैं एक सवाल और करना चाहूँगा सर, जब ये सरकार बनेगी तेजस्वी सरकार, तो क्या रीतलाल यादव की क्या भूमिका रहेगी? माननीय बड़े हम लोग यही मांग करेंगे, गरीबों की आन बान शान, नौजवानों के दिल की धड़कन, बेजुबानों के जुबान, नौजवानों के मसीहा भैया रीतलाल भैया पटना जिला में अभी सबसे लोकप्रिय नेता हैं। इनको भी हम लोग यही मांग करेंगे, दानापुर की जनता, कि भाई मंत्रिपरिषद में इनको भी जगह मिलनी चाहिए, जो नौजवान इनके पास जाके बेरोजगार, पार्टी और मजबूत हो, संगठन मजबूत हो, युवाओं के हौसला है, वो युवाओं के हौसला बढ़े, बेजुबानों के वो जुबान है। हम लोग तो यही मांग करेंगे कि उनको भी मंत्री। आपका क्या मांग है, क्या कहेंगे जब तेजस्वी सरकार बनेगी तो रीतलाल यादव की क्या भूमिका रहेगी? मंत्रिपरिषद में जगह बनाया जाए माननीय श्री रीतलाल यादव जी को। और क्यों बनाया? युवाओं की धड़कन है, पार्टी और मजबूत होगी। काफी युवा लोग उनको पसंद करते हैं। हाँ जी, युवा लोग बहुत साथ में हैं उनके। युवा काफी उत्साह भी होंगे आज कि तेजस्वी सरकार जो बन रही है। रीतलाल यादव का भी कहीं ना कहीं भूमिका रहेगी कि मंत्री पद उनको भी दिया जाए। जितने युवा उनके साथ हैं, हमको नहीं लगता है कि कोई विधायक के साथ होंगे। ये तो मैं भी देखता हूँ कहीं ना कहीं हमेशा कि रीतलाल यादव के राष्ट्रीय जनता दल में काफ़ी अच्छा भूमिका रहता है। सही बात जी भैया, क्या कहेंगे चलते चलते, आपके बड़े भाई रीतलाल यादव है, तो ये हम कहना चाहते हैं कि ये जो नीतीश जी ने फैसला लिया है, ये राष्ट्रहित में फैसला लिया है। पिछले 8 सालों से देश की सारी संस्थानों को, जैसे नरेंद्र मोदी सरकार जातिवाद, धर्मवाद, हिंदुस्तान पाकिस्तान के नाम पे बहला करके सारी संस्थानों को बेच करके, और आज के डेट में इस देश में जो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को चुना गया है, वो ओबीसी घराने से आती हैं। जो नरेंद्र मोदी साहब खुद प्रधानमंत्री हैं, वो ओबीसी घराने से आते हैं। इसके बाद मिस्टर धनखड़ को चुना गया, वो भी ओबीसी घराने से आते हैं। इसके पहले जो हमारे महामहिम राष्ट्रपति जी थे, वो जो थे वो पिछड़े वर्ग से वो भी आ रहे थे। उनके रहते क्या उन लोगों को न्याय मिला जिस जाति और धर्म से आते थे हमारे इसके पहले पूर्व राष्ट्रपति? उनको नहीं मिला। और इसीलिए नीतीश जी ने ये बगावत किया है कि ओबीसी के साथ 3 ओबीसी, एक का नाम द्रौपदी मुर्मू है, दूसरे का नाम नरेंद्र मोदी है और तीसरे का नाम जगदीप धनखड़ है। इस ओबीसी को अब हम नहीं लूटने देंगे। इसलिए ये फैसला लिया है नीतीश जी ने कि जो हुआ सो हुआ, दलितों के साथ जो हुआ सो हुआ, अब ओबीसी समाज के साथ, और उनकी जो भावनाएं हैं उनको हम लूटने नहीं देंगे। इसलिए ये आज अलायंस कांग्रेस, राजद और सीपीएम, सीपीआई और जदयू के साथ ये निर्णय नीतीश जी का लिया गया जो फैसला है, वो राष्ट्रहित में है। राष्ट्रहित में राज्य की जनता, मैं सबसे पहले इस राज्य की जनता से चाहूँगा कि वो राष्ट्रहित में खड़ा हो, इसलिए कि ये राष्ट्र किसी एक व्यक्ति विशेष का नहीं है। व्यक्ति विशेष इन द सेंस होता है नरेंद्र मोदी। आज जो भी संवैधानिक फैसला हो रही है, वो सब जो संस्थानों को बेचा जा रहा है, वो सिर्फ एक इशारे, मोदी और शाह के इशारे पे बेचा जा रहा है। और जब सारी संस्थानें बेच दी जा रही है, जब सारी संस्थानें बेच दी जा रही है, तो चाहे वो दलित समाज हो या ओबीसी का आदमी हो, वो अपनी जो आज तक की उनके साथ जो गलत हुआ है, वो कहाँ जा कर के लेंगे? जैसे कि सरकारी संस्थानों को बेच दिया गया है, तो सरकारी संस्थान और प्राइवेटाइजेशन में अंतर क्या होता है, ये देश की जनता को और समाज के हर एक व्यक्ति को समझने की ज़रूरत है। आज मैं मान लेता हूँ कि एक प्यून की बहाली के लिए किसी प्राइवेट संस्थान में जाता हूँ, या ड्राइवर की बहाली के लिए किसी प्राइवेट संस्थान में जाता हूँ, तो मुझे क्या मिलता है? 10,000 से 12,000 में टोकन ख़त्म। जब देश की सारी सरकारी संस्थानों को नरेंद्र मोदी प्राइवेटाइजेशन कर दे रहे हैं, और अगर मैं एक ड्राइवर के रूप में या प्यून के रूप में किसी सरकारी संस्थान में जाता हूं, तो मुझे सरकार 25,000 सैलरी देती है। उससे कहीं ना कहीं हमारा जीवन बसर हो जाता है, हमारे बच्चों का लालन पालन हो जाता है। लेकिन जैसे ही ये प्राइवेटाइजेशन हो जाएगी सारी सरकारी संस्थानें,
इस देश के ओबीसी और दलित वर्ग जो आज तक अपना हक मांगते रहे, जो दलन हुआ है, वो सारी सिस्टम में बंद हो जाएगी। इसलिए इस देश के दलित समाज और इस देश के ओबीसी को अब उठना होगा, ये आज़ादी की लड़ाई लड़ना होगा। इसके लिए अगर हमें कुर्बानी भी देनी पड़ेगी तो देना होगा। इससे बच करेंगे, इससे अगर हम बचने की कोशिश करेंगे, इसके मतलब है कि हम देशद्रोही हैं। अच्छा ये बताइए सर कि जब एक बार लालू जी के साथ में नीतीश जी सरकार बनाए थे और उस टाइम सब इधर उधर हो गया, फिर अलग अलग हो गए, क्या बात है कि फिर एक साथ आ गए? तो फिर अगली बार तो ऐसा नहीं करेंगे। सुनिए, अगर ऐसा करते हैं तो ये राष्ट्र हित में फिर नीतीश जी विरोध करेंगे, जनता के हित में नहीं, बिहार के हित में नहीं, राष्ट्र हित में विरोध करेंगे नीतीश जी। इसलिए नीतीश जी को ये ध्यान देना होगा कि इसके पहले जो हुआ सो हुआ, अभी आप राष्ट्र हित के लिए आगे बढ़े हैं और राष्ट्र हित में आगे बढ़ रहे हैं, इसलिए दोबारा ऐसा काम नहीं करें। ये मेरा अपना सोच है, नीतीश जी के पास पहुंचेगा तो अच्छा है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप क्या कहना चाहते हैं? हम यही कहना चाहते हैं कि अभी जो है वो ठीक है, इनके मन में क्या चल रहा है दोनों पार्टी के बीच में किसी को नहीं पता है। जब आगे एक बार नीतीश कुमार आरजेडी से गठबंधन किए थे तो फिर वो बीच में पीछे क्यों हटे? तो वही अभी तो क्या भरोसा है कि आगे पीछे नहीं हटेंगे? क्या भरोसा है, क्या गारंटी है? यहाँ पे सिर्फ जनता को मूर्ख बनाया जा रहा है और जनता मूर्ख है। ठीक है, हम यही कहना चाहते हैं। तो जनता क्या करेगी बेचारी, ये पहले जनता बताइए को ना। सोचना चाहिए ना, ऐसे सोच करके भी क्या करेगी, उनके हाथ में बागडोर तो रहता नहीं है। देखिए, मैं तो चाहता हूं कि जो भी सरकार बने, अब ये तो नहीं कहूँगा नीतीश कुमार का डिसीजन सही है गलत, लेकिन सरकार जो है जनता के प्रति जवाबदेही तय करे अधिकारियों को, क्योंकि जो ग्राउंड लेवल पर अधिकारी काम कर रहे हैं वो इतना अपने आप पद का दुरुपयोग कर रहे हैं कि उसका मतलब कि कह नहीं सकते हैं। हर विभाग में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, जनप्रतिनिधि का बात नहीं सुना जाता है, जनता का बात नहीं सुना जाता है, सारे अधिकारी निरंकुश हैं। सबसे बुरा हाल आज स्वास्थ्य का है, स्वास्थ्य और शिक्षा का है। आप कोई मॉनिटरिंग नहीं है, कोई कंट्रोल नहीं है, सारे शिक्षक एमडीए में लगे हुए हैं, सारे स्वास्थ्य के जो डॉक्टर बहाल हुए हैं निजी प्रैक्टिस में व्यस्त हैं। अस्पताल का इतना बुरा हाल है कि आप सरकारी हॉस्पिटल में जाते हैं तो कोई गारंटी नहीं है कि आप ठीक होकर आएंगे कि मर के आएंगे। तो मैं चाहता हूं तेजस्वी यादव से या नीतीश कुमार जी दोनों जो सरकार बनाएंगे, आप ये दो विभाग पर बहुत ज़्यादा ध्यान दें। दूसरे विभागों पर हो सकता है थोड़ा फंड कम दें, लेकिन विभागों पर ज़्यादा फंड एलोकेट करें और मॉनिटरिंग सिस्टम जो है, कंट्रोल और मॉनिटरिंग सिस्टम जो होता है, अकाउंटेबिलिटी जो फिक्स करता है अधिकारियों का, वो थोड़ा स्ट्रॉन्ग करें। क्योंकि आप जाके ग्राउंड लेवल पर आप जाके देखेंगे तो हर जगह आपको जो भ्रष्टाचार है दिखाई देगा। तो मैं सरकार से चाहता हूं कि आप जनता के लिए कुछ आप नए टीम का गठन करें और जो भ्रष्ट अधिकारी हैं, नॉन परफॉर्मर हैं, उनको कहीं सेंटिंग पोस्ट में डालें। धन्यवाद। तो क्या लगता है कि आप दोबारा जब ये लोग मिल रहे हैं, दोबारा सरकार बना रहे हैं, तो क्या लगता है कि अब टिक पाएगी, फिर सरकार अच्छे से काम होगा? नहीं, देखिए दोनों का विचारधारा समान है, धर्मनिरपेक्ष पार्टी है। तो पहले भी तो एक बार बना चुके हैं सरकार, तो पहले क्या होगा? देखिए उस समय कुछ महत्वाकांक्षाएं लोगों के बीच में टकराव का कारण बना था, तो इस बार मैं चाहता हूं कि महत्वाकांक्षा को थोड़ा सा दबा के रखें और जनता के हित में दोनों मिलकर सरकार बनाएं। पद से ऊपर जनता का हित रखें और पद तो अब बाद में मिलते ही रहेगा लोगों को, लेकिन इस समय की मांग है कि बिहार बहुत ही उपेक्षित राज्य है, बहुत पिछड़ा राज्य है। यहाँ जनता बहुत बेरोजगार है, पूरे इंडिया में यहाँ के लेबर फोर्स काम कर रहा है, लेकिन यहाँ कोई भी बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं हो रहा है, ना कोई बड़ा कंपनी लग रहा है, सिर्फ वेस्टर्न इंडिया में इन्वेस्टमेंट हो रहा है। इंडिया का कलेक्शन 12 लाख करोड़ रुपया है, लेकिन ये जो हमारे बिहार को पता नहीं क्या कौन सा योजना देते हैं मोदी सरकार, सिर्फ जो है 1-2 नेशनल हाईवे का सौगात दे देते हैं, उसी में लगता है कि बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। जनता बेरोजगारी से त्रस्त है। ये अग्निवीर योजना का मैं विरोध करता हूँ, इससे बेरोजगार ही पैदा होंगे। और मैं तो चाहता हूँ कि पद का महत्वाकांक्षा दोनों सरकारों के जो प्रतिनिधि हैं ना रखें और जनता के हित के लिए एक नया कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाएं। और सबसे बड़ी अधिकारी जो होते हैं प्रिंसिपल सेक्रेटरी का एक टीम ऐसा बनाएं जो कि थ्रू आउट बेस्ट परफॉर्मर रहा हो, सीनियरिटी के आधार पर प्रमोशन लेने वाले वैसा अधिकारियों को मैं चाहूँगा कि उन लोगों को साइडलाइन में रखें जो सिर्फ पद का मज़ा मार रहे हैं। अच्छा ये बताइए, क्या लगता है कि सरकार बनने के बाद
बेरोजगारी दूर होगी, जो कि ये शराब से जो भी बंदी है अभी, शराब से भी बहुत सारे लोग मर रहे हैं। हर लोगों का कहना है कि नीतीश सरकार में शराब हर जगह मिल रहा है। उसके बाद कोई पी करके अभी छपरा का घटना है जिसमें काफ़ी लोग आप जी हाँ, देखे होंगे कि मैं चाहता हूँ कि एक्साइज पॉलिसी को रिव्यू किया जाए, क्योंकि एक्साइज जो आप एक्ट बनाए हैं तो उस एक्ट का इम्प्लीमेंटेशन करने वाले जो नीचे के अधिकारी हैं, थानेदार हैं और जो एसडीएम होते हैं, ये लोग इस पॉलिसी को सही ग्राउंड लेवल पर मॉनिटरिंग नहीं कर पा रहे हैं। और कहीं न कहीं मिली भगत के कारण जो है आज भी ये दारू और शराब जो है बिक रहा है, और कुछ जो है माफिया लोग इसका नाजायज़ फ़ायदा उठा रहे हैं, और अल्टीमेटली राजस्व घाटा जो है हमारे स्टेट को ही हो रहा है। तो मैं चाहता हूँ कि ये एक बहुत ही एक्टिव टीम जो है स्टेट लेवल पर गठन करे अधिकारियों की, जो बेस्ट परफॉर्मर थ्रू आउट रहा हो उनको टीम बनाएं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारे मीडिया लोग हैं, यहाँ पे सबको दिखाइए। कैमरामैन से चाहूँगा कि हर किसी को दिखाइए राबड़ी आवाज़ से, जो कि काफ़ी